नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल वेक्टर। ये क्षेत्रफल वेक्टर होता क्या है, ठीक है। तो और इसे वेक्टर क्यों कहते हैं ये भी देखेंगे। तो पहले हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों कि इसकी परिभाषा क्या होती है। किसी समतलीय क्षेत्रफल में, ठीक है, किसी समतलीय क्षेत्रफल में यदि परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है तो उसे क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। बात समझ आई? चलिए, नहीं समझ आई तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, आपको याद हो जाएगा कि यदि किसी समतलीय क्षेत्रफल में यदि किसी समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है तो उसे क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये चीज़ कि यदि किसी समतलीय पृष्ठ क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ क्या हो दोस्तों, दिशा भी हो तो उसे क्या कहेंगे आप, क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं, इसे एरिया वेक्टर कहते हैं। तो अब दोस्तों अब रह गई बात, क्षेत्रफल वेक्टर तो कहते हैं, है ना। तो और इसे देखिए, ध्यान दीजिए, जब क्षेत्रफल वेक्टर रहेगा तो उसको हम लोग यहाँ से दिखेंगे, इसे वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों हम आप बता दें, अभी आप लोग पढ़ चुके होंगे कि जो क्षेत्रफल होता है वो होता है अदिश राशि, यही पढ़े हैं। चलिए, हम भी वही पढ़े थे, लेकिन जब यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्षेत्रफल क्या है, एक सदिश राशि है। आप कहेंगे सर सदिश राशि है तो उसमें दिशा भी होनी चाहिए, है ना, और उसका परिमाण भी होना चाहिए। तो दोस्तों परिमाण तो होता है और उसमें दिशा की बात होती है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर हमारे पास अगर एक पृष्ठ है, सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक पृष्ठ है ना दोस्तों, पृष्ठ है तो इसका एक क्षेत्रफल हो गया, मान लेते हैं क्षेत्रफल है। तो जब ये इसका क्षेत्रफल हो गया तो इसमें दिशा क्या होगी दोस्तों, कि जो क्षेत्रफल होता है उसके पृष्ठ के जस्ट लंबवत जो रहती है उसी को हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल की दिशा। जैसे इसके लंबवत, तो जो ये रहेगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्षेत्रफली वेक्टर, ये इसकी दिशा रहेगी। और यहाँ पर जो इसका एक यूनिट वेक्टर रहेगा जिसको एन कैप भी कहते हैं, और आप इसको डिनोट्स करेंगे तो ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका परिमाण रहता है, इस क्षेत्रफल का परिमाण क्या हो गया, एन हो गया। और उसके अगर हम लोग एन जो होता है एन कैप यानी उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, वह एक सदिश राशि बन जाती है, ठीक है। तो आप इतना याद रखिएगा कि यदि जो है कोई पृष्ठ है तो अगर जो क्षेत्रफल उसका रहेगा उसके क्षेत्रफल के जस्ट ऊपर परपेंडिकुलर, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे सीट देख रहे हैं, अगर इसका कोई कहे कि सीट का दिशा किस तरफ होगा तो दोस्तों आप देखिए इसके इस पर रख देते हैं ऐसे, तो ये जो बाहर की तरफ रहेगा वही इसका क्या कहलाएगा, दिशा कहलाएगा, और इसे को हम लोग क्या कहेंगे, क्षेत्रफली वेक्टर कहेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ तक जान चुके होंगे कि अब इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, कि जो हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, ठीक है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है और उसमें एक दिशा भी होती है, ठीक है। और दिशा क्या होती है, हमेशा तल के लंबवत ऊपर की ओर होती है, ठीक। चलिए, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको कई बार पढ़े होंगे, हम आपको फिर से पढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो है घन कोण। क्या है भाई, घन कोण। देखिए, तो ये घन कोण है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक है। तो सॉलिड एंगल मत कहिएगा दोस्तों, एंगल मीन्स तो आप जानते हैं एंगल यहाँ पर है, ठीक है। तो सॉलिड एंगल होता क्या है, तो पहले सॉलिड एंगल से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि प्लेन एंगल क्या होता है, जो नॉर्मल एंगल होता है वो क्या होता है ना। तो प्लेन एंगल, तो देखिए जो प्लेन एंगल होता है दोस्तों, कि हम लोग कहते हैं ना, अगर कोई पूछे कि कोण की परिभाषा, तो कोण क्या होता है, तो सीधी सी बात है भाई कि दो सीधी रेखाओं से घिरे पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ऐसे देखिए, अगर दो सीधी रेखाओं, जब जो दो सीधी रेखाओं से जो घिरा क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो ये तो हो गया प्लेन एंगल। लेकिन अगर हमारे पास सॉलिड एंगल की बात है तो वो क्या होता है, देखिए दोस्तों, यदि हमारे पास कोई एक गोला होता है, सपोज कर लीजिए हमारे पास कोई एक गोला है, ठीक है,
तो ये जो हमारे पास कोई गोला है तो इस गोले का जो लघु पृष्ठ रहेगा यानी जो छोटा भाग रहेगा, सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास ये छोटा भाग है, ये वाला छोटा भाग है ना। अब ये छोटा भाग है तो ये अपने गोले के जो केंद्र रहेगा, जो सेंटर रहेगा, वहाँ पर कुछ कोण बनाएगा, है कि नहीं। देखिए ऐसे अब यहाँ पर कोण बनाया ना, तो जो यहाँ पर जो ये कोण बनाया इसी कोण को हम लोग कहते हैं घन कोण। क्या कहते हैं दोस्तों? घन कोण। और इसे हम लोग दिखाते हैं डी ओमेगा से। और ये लघु अवयव का क्षेत्रफल है तो इसको आप डी ए से भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई? जैसे दोस्तों अगर आप समझना चाहते हैं तो वैसे समझ लीजिए, एक तरबूज ले लीजिए, ठीक है। तरबूज में अगर आप जो है एक नुकीला, एक शंक्वाकार अगर उसमें छेद कर देते हैं तो उसके जो सेंटर पॉइंट पर एक एंगल बन जाता है, गोला सा एंगल बनता है ना, तो उसी को आप कहेंगे घन कोण। तो अब हमारे समझ से आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो सॉलिड एंगल क्या होता है, ठीक है। तो हम इसकी परिभाषा कहें तो लिख दें, चलिए हम लिख देते हैं परिभाषा इसकी, कि यदि किसी गोले का लघु पृष्ठ, चलिए यदि किसी गोले का लघु पृष्ठ, किसी गोले का लघु पृष्ठ गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, जो कोण अंतरित या जो कोण बनाता है, उसे घन कोण कहते हैं, उसे घन कोण कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा दोस्तों। क्योंकि देखिए आप नोट्स बनाते चलिएगा, नोट्स बनाएंगे तभी आपको एक काम देगा, वरना आप यूट्यूब पर बहुत से वीडियो पढ़े हैं, आप उनको देख लेंगे चले जाएंगे, आज देखेंगे कल भूल जाएंगे। इसलिए जो आप पढ़ें उसको आप लिखते रहें तो अभी आपको याद हो जाएगा कि यदि किसी गोले का लघु पृष्ठ गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ये बात तो आप जान चुके हैं दोस्तों। और एक और बात देखिए, इसमें क्या होता है, तो अगर अच्छा आप ये कहें कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास पूरा गोला है ना, तो पूरा गोला का जो घन कोण होगा वो कितना होगा? अगर हमारे पास, हमने कहा कि भैया लघु कोण है तो लघु अवयव की बात कर रहे थे, अगर हम लोग मान लेते हैं पूरे गोले को मान ले तो वह कोण कितना होगा, है ना। तो दोस्तों वह कोण कितना होगा? वह कोण होगा आपका 4 पाई होगा, याद रखिएगा कितना होगा? 4 पाई। अभी वो कैसे होगा उसको हम बता देते हैं, ठीक है। पहले इसकी फार्मूला पर आते हैं कि इसका फार्मूला होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं तो इस परिभाषा से इतना तो परिभाषा क्लियर हो गया, और इसकी जो फार्मूला होता है उस फार्मूला को लिख लीजिएगा। देखिए जो घन कोण होता है दोस्तों, जो घन कोण होता है वो घन कोण जो होता है डी ओमेगा इक्वल्स टू होता है क्या? इसका लघु अवयव रहेगा दोस्तों, और जो यहाँ पर जो इनके बीच की दूरी होती है, ये दूरी मान लीजिए या आर है, यहाँ से यहाँ तक दूरी है ना, तो उसके से उसकी जो दूरी रहेगी तो लघु अवयव हो जाएगा डी ए, और इसकी जो बीच की दूरी होती है उसकी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये इसका बन जाएगा टोटल फार्मूला, ठीक। तो ये हो जाएगा डी ए। अब हम यहीं पर कह रहे थे दोस्तों कि ये लघु अवयव है। अगर हम लोग यहीं पर मान ले, देखिए यदि संपूर्ण गोले की बात हो तो संपूर्ण गोले के लिए, है ना, संपूर्ण गोले के लिए देखिए ये संपूर्ण गोले की बात होगा तो संपूर्ण गोले में क्या आ जाएगा? इस पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा भैया बता दीजिए। तो गोले का पृष्ठ पढ़े ना, वक्र पृष्ठ कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। अब 4 पाई आर स्क्वायर है, नीचे भी आर स्क्वायर, इसको आप कैंसिल कर देंगे तो जो टोटल आएगा डी ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 पाई आ जाएगी, है ना। तो ये संपूर्ण गोले के लिए आ जाएगा भाई। संपूर्ण गोले अगर कोई रहे, अगर टोटल गोला है पूरा कितना कोण बनाएगा तो 4 पाई बनाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, सॉरी 360 नहीं हो जाएगा, आपका 180 तो इधर हो जाएगा, 180 दूना आपका 360 हो जाएगा, और 360 दूना 720 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 720 एंगल का वो कोण बनाएगा, ठीक। तो आई थिंक आपको घन कोण के बारे में इतना समझ में आया। और हाँ, इसका मात्रक याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक
स्टेरेडियन होता है। ठीक है, याद रखिएगा स्टेरेडियन। आप लोग इसको पहले पढ़े होंगे, फिर भी आप हम बता दें चूँकि इसका यूज होगा। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। ठीक है, यानी जो इसका मात्रक हो जाएगा वो स्टेरेडियन होगा। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि एक स्टेरेडियन की परिभाषा बोलिए तो क्या बोलेंगे? देखिए, तो मेन तो फार्मूला तो ये है घन कोण का, है ना। अब इसी घन कोण में क्या करना है आपको कि डी ओमेगा बराबर क्या होता है, डी ए अपन आर स्क्वायर, यही ना होता है। यदि हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि डी ए बराबर आर स्क्वायर मान ले, है ना, इफ़ डी ए इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और डी ओमेगा बराबर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो अब इसी एक घन कोण को यानी एक स्टेरेडियन को परिभाषित करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों कि देखिए कि एक स्टेरेडियन वह घन कोण होता है ना, एक स्टेरेडियन वह घन कोण होता है जो गोले के पृष्ठ के से एक भाग द्वारा, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। ठीक है, तो दोस्तों इसको लिख लीजिएगा। हम फिर से एक बार बोल दे रहे हैं कि एक स्टेरेडियन वह घन कोण होता है जो कि गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है, उसे घन कोण कहते हैं, सॉरी उसे एक स्टेरेडियन कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना अच्छे से ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो हम लोग अब इसके बाद थोड़ा सा और अगर आगे चलते हैं, देखिए दोस्तों, अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अगर हम लोग अभी हमने कहा, आप लोग कहेंगे कि सर आपने तो कहा कि जो आपका जो एरिया है वो तो सदिश राशि है, तो फिर आप यहाँ पर ऐसे कैसे लिख रहे हैं, है ना। तो देखिए, तो उसको हम लोग लिखते कैसे हैं, यहाँ पर समझ लीजिएगा उस चीज़ को कि देखिए, अगर हम लोग डी ओमेगा को यहाँ से कंसीडर करें, डी ओमेगा, और डी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग ये वेक्टर क्वांटिटी है ना दोस्तों, जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या हो जाएगा आपका, तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा तो डी ए, और यहाँ पर एन कैप का भी वेक्टर हो जाएगा, है कि नहीं, तो एन कैप, तो ये हो जाएगा बटा कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब चूंकि दोस्तों अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो जो डी ओमेगा मिलेगा, अब देखिए ये इनके बीच क्या है, डॉट प्रोडक्ट है ना, जब इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, इनको हटाएंगे तो आएगा, कहेंगे सर अब डी ए आ जाएगा। ठीक है, डी यानी इसका परिमाण इनटू इसका भी परिमाण, एन कैप का भी परिमाण, और इसके बाद क्या आ जाएगा भाई, इसके बाद कास थीटा आता है ना डॉट प्रोडक्ट में, तो कास थीटा हो जाएगा बटा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से जो डी ओमेगा मिलेगा तो डी इसका तो परिमाण तो वही है, डी ए हो जाएगा। लेकिन आपको पता है दोस्तों कि जो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होता है, तो जो यूनिट वेक्टर का जो परिमाण होता है वो 1 होता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो डी ए कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो एग्जैक्ट फार्मूला तो ये बन गया, तो इसका भी हम लोग यूज करेंगे गॉसियस थ्योरम में, तो आप इसको याद रखिएगा। तो बस इससे अधिक दोस्तों घनकोण में कुछ भी नहीं है, आप हमारे समझ से आप घनकोण को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। हाँ साथियों, तो वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है हम लोग इसके बारे में जानते हैं अभी। तो देखिए, इसकी सिंपल सी जो परिभाषा होती है हम उसी परिभाषा बोल दे रहे हैं, पहले आप समझ लीजिए परिभाषा को, कि जो है किसी काल्पनिक पृष्ठ से, ठीक है, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बात समझ आया? फिर सुन लीजिएगा, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, हम फिर से लिख दे रहे परिभाषा कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से, किसी काल्पनिक पृष्ठ से, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं।
दोस्तों आप परिभाषा याद करते चलिएगा कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी हमारी बातें। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए दोस्तों यहाँ तक तो हो गया। और इसे डिनोट्स कैसे करते हैं तो ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पहले यह एक क्या है दोस्तों, देखिए सॉरी, यह एक अदिश राशि है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। यह एक अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है ना। तो यह एक अदिश राशि है। ठीक है, और इसे फाई ई, बड़ा फाई और पास में छोटा सफिक्स में ई बना दीजिएगा। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, आप कहेंगे सर तब इसकी यूनिट्स वगैरह क्या होगी, इसके फार्मूले वगैरह क्या होंगे, इसके बारे में भी बता दीजिए, है ना। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही होती है। अगर वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वैद्युत बल रेखाएं, इसी तो हुआ। तो वैद्युत बल रेखाएं यदि किसी पृष्ठ से गुजर रही हैं तो उसे आप क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स ही तो कहेंगे। नहीं समझे आप हमारी बात को। देखिए हमने कहा कि ये हमारे पास एक क्या है, पृष्ठ है। अगर यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से गुजर रही है तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे ना सर, यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है ना। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ समझेंगे। तो हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि अगर आप, चूँकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो आप ये भी लिख देते हैं। हम एक तरीका और है इसको प्रदर्शित करने का, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यदि देखिए यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा क्षेत्रफल डी हो, लघु क्षेत्रफल है, तथा लघु अवयव का क्षेत्रफल DA हो तो, है ना। तो जब लघु अवयव का क्षेत्रफल क्या हो दोस्तों, DA हो। चूंकि DA भी आपका क्या है, यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ से DA हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो वैद्युत फ्लक्स हो, तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई, वैद्युत फ्लक्स देखिए भाई, तो यहाँ पर जो हमारा वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा यानी फाई ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन यानी पूरा संपूर्ण समाकलन से कर देते हैं, ई इंटू डी ए। तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला ये भी बनेगा दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ से करेंगे, उसका जो क्षेत्रफल पूरा रहेगा उस पूरे क्षेत्रफल का उसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे और वहाँ से उसको बता देंगे। तो यहाँ से एक फार्मूला ये भी बन गया। इसी को एक और तरीके से भी आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, आप सिंबल थोड़ा सा बदल जाएगा तो हम लोग परेशान मत होइएगा। देखिए ये इसी को हम लोग कहते हैं होल इंटीग्रेशन, यानी संपूर्ण समाकलन यहाँ पर हो जाएगा। और संपूर्ण समाकलन में क्या है, ई है और इंटू क्या है, यहाँ से डी ए है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में तो ये चीज़ चल रहा होगा कि सर ये जो है दोनों क्या हैं, ये दोनों तो वेक्टर क्वांटिटी हैं, सॉरी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर प्रोडक्ट इनके बीच देखिए डॉट प्रोडक्ट है ना, इनके बीच क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला लगाइए। तो क्या होता है डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला, कहता है ना दोस्तों डॉट प्रोडक्ट है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका फाई ई तो रहेगा संपूर्ण समाकलन और यहाँ से क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है, इसमें जो जो कांस्टेंट है उन सबको हम लोग बाहर कर देंगे, उठा कर बाहर फेंकेंगे, सनी देओल की तरह। यहाँ पर देखिए क्या निकलेगा दोस्तों, यहाँ से आ जाएगा आपका ई कॉस थीटा, है ना। और यहाँ से क्या है, केवल डी ए वेरिएबल हो रहा है, वही वेरी कर रहा है। तो यहाँ से आप कहें तो यहाँ पर ए कर दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डी ए है। अब देखिए देखने वाली बात है, अगर इसका हम लोग संपूर्ण समाकलन करेंगे तो जो पूरा पृष्ठ रहेगा उससे अधिक तो क्षेत्रफल जाएगा नहीं। तो यहाँ से हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर दें तो क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन डी ए का तो ए हो जाएगा। तो ई इंटू ए कॉस थीटा ये हो जाएगा आपका फाई ई बराबर। ठीक है, तो ये एक फार्मूला देखिए यहाँ से बन गया फ्लक्स का, है ना, ई ए कॉस थीटा। अब यहीं पर कोई बात कर ले भैया कि यदि हमारा जो है, यदि हमको जो अधिकतम फ्लक्स गुजरे तो इसके लिए क्या होना चाहिए।
है ना। तो जो अधिकतम फ्लक्स कब गुजरेगा, जब आपका वैद्युत बल रेखाओं की संख्या और जो है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या तथा जो क्षेत्रफल है उससे जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा, तभी ना गुजरेगा। नहीं बात समझ में आई? देखिए हमने कहा भैया कि आदि देखिए यदि बल रेखाएं ऐसे हैं, ये ऊपर की तरफ ऐसे आ रही है ना, ऊपर से आ रही है, तो हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसकी दिशा भी तो ऐसी होनी चाहिए, लंबवत होगी, तभी तो देखिए ना, देखिए तभी ऐसे ये एरिया बनेगा। यहाँ से ये एरिया बना, अब यहाँ से ऐसे बल रेखाएं निकल रही हैं, और देखिए बल रेखाओं की दिशा ऊपर की तरफ है और यहाँ पर क्षेत्रफल की दिशा भी क्या है, ऊपर की तरफ है, तो दोनों दिशा सेम हो गई, तो उस केस में हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स निकलेगा। तो वही चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अधिकतम फ्लक्स के लिए, है ना। तो अधिकतम फ्लक्स के लिए देखिए अधिकतम वैद्युत फ्लक्स के लिए, वैद्युत फ्लक्स के लिए, फ्लक्स के लिए देखिए अधिकतम वैद्युत फ्लक्स के लिए हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भैया थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए ना। 90 मत करिएगा दोस्तों, 90 करने का मतलब क्या समझे आप, 90 करेंगे तो हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा अगर वो ऐसे रहेगा और हमारी जो बल रेखाएं रहेंगी वो ऐसे रहेंगी। अब सोचिए ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे है, बल रेखाएं गुजर रही ऊपर से, तो कोई फ्लक्स काटेगा, फ्लक्स तो होगा ही नहीं उसमें, तो ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री। तो इस केस में जो बनेगा वो आपको बनेगा, यहीं पर हम लिख दे रहे हैं फाई ई बराबर, यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वो ई इंटू ए होगा बस, है ना। क्योंकि काश 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो बच्चे को पता है, किसी बच्चे से पूछ लीजिएगा बता देगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी यूनिट्स क्या होगी, यूनिट क्या होगी, और जो है इसके जो बीमा सूत्र है वो क्या होगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं इसके यूनिट के बारे में। तो वैद्युत फ्लक्स की यूनिट, है ना। चलिए वैद्युत फ्लक्स की यूनिट, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, ठीक है, एकदम शुद्ध हिंदी चल रहे हैं, किसी कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा भाई, देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम लोग इसका मात्रक निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए मात्रक निकालना है तो फ्लक्स का मात्रक ई इंटू ए हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए जब ई इंटू ए हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ भैया कि ई का मात्रक इंटू ए का मात्रक, तो ई का मात्रक क्या होता है, हमने भी पढ़ा पिछले वीडियो में, क्या पढ़ा है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है कि नहीं, न्यूटन प्रति कूलाम। देखिए भाई ये तो होता ही है, न्यूटन प्रति कूलाम। कहेंगे आप कैसे आया, तो भैया देखिए आप मार भी सकते नहीं हैं, नहीं तो मार भी देते आपको, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर स्क्वायर, हम बता दे रहे हैं, डोंट वरी। देखिए चूँकि ई बराबर क्या होता है, चूँकि जो ई बराबर होता है क्या, देखिए एफ अपॉन क्यू होता है कि नहीं, होता है ना, पहले बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एफ का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, और क्यू का मात्रक हो जाएगा क्या, कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम, और यहाँ पर एरिया है तो इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एक मात्रक इसका ये बन जाएगा, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं अच्छे से कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, है ना। ये इंटू में है भैया, ऊपर की तरह आएगा कूलाम। तो एक मात्रक तो इसका ये हो गया, है ना। अब क्या हुए, अब इसका एक और मात्रक भी होता है, हमने आपको बताया था कि ये आकर के लिख दे यहीं पर। देखिए जो वैद्युत क्षेत्र का होता है मात्रक, उसकी मात्रक पर ही डिपेंड करेगा। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए वोल्ट पर मीटर, यहाँ से हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। अब इंटू में है तो इंटू कर देंगे, मीटर स्क्वायर कर देंगे, है ना, मीटर स्क्वायर। देखिए जब मीटर स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे तो 1 मीटर हो जाएगा कैंसिल, यानी जो इसका मात्रक बन जाएगा वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट इंटू मीटर, एक और मात्रक ये बन गया आपका। इसके अलावा भी कई भी मात्रक निकाल देंगे हम लोग, और भी निकाल सकते हैं। चलिए हम जो जगह बचा है उसका उपयोग कर लेते हैं और आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, है ना। चलिए तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसके और मात्रक और बीमा भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर हम लोग इसका मात्रक देखते हैं कि अब देखिए भाई, इसका हम लोग यमकेश मात्रक की बात करते हैं तो क्या होगा, तो पहले क्या हो जाएगा, न्यूटन है तो न्यूटन को आप क्या लिख सकते हो, केजी मीटर स्क्वायर
केजी मीटर, बिल्कुल केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही ना होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू आपका कुलाम है, तो कुलाम को क्या लिख सकते हैं, तो बटा में है ना ये, तो कुलाम को बटा में कर दीजिएगा, बटा में कुलाम का मात्रक क्या होता है, तो अब कुलाम है तो उसको केस में लिखना है, तो क्यू बराबर क्या होता है, IT होता है ना, तो एम्पियर सेकेंड हो जाएगा यहाँ से, तो एम्पियर सेकेंड है ना, तो एम्पियर सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा। अब इनटू क्या है, मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों हो जा रहा है, आई एम सो सॉरी। देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कुछ कटेगा पीटेगा, नहीं कटेगा, जो कटेगा तो अच्छी बात है, नहीं कटा तो कोई बात नहीं। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से किग्रा हो जाएगा, है ना, केजी इंटू, देखिए मीटर तो ऊपर ही रह जाएगा, तो मीटर क्यूब हो जाएगा, केजी मीटर क्यूब, है ना, केजी मीटर क्यूब, और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए प्रति सेकेंड क्यूब इंटू एम्पियर, है ना। देखिए तो ये इसका हो जाएगा एक और मात्रक, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए अब इसका हम लोग बीमा लिख सकते हैं, देखिए एक MKS मात्रक है, इसका हम लोग लिख देते हैं MKS मात्रक, तो ये MKS मात्रक निकल गया, ये भी MKS मात्रक में ही आएंगे सब, तो आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। देखिए अब इसका बीमा क्या हो जाएगा भाई, बीमा की हम लोग देख लेते हैं। तो जो वैद्युत फ्लक्स की जो बीमा होगी वो क्या होगी, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए इसी फार्मूले से हम लोग फटाफट इसी बीमा लिख देते हैं। देखिए तो यहाँ से किग्रा की बीमा क्या होगी, तो यम होता है ना भाई, मास है तो यम कर लीजिएगा, और मीटर क्या है, मीटर के लिए यल है, तो क्यूब है तो क्यूब कर दीजिएगा। अब बटा नीचे क्या है, देखिए कह रहा है सेकेंड है, सेकेंड का क्यूब है, यानी सेकेंड का क्या होता है, टाइम है, तो समय का टी क्यूब हो जाएगा। और नीचे क्या है, एम्पियर है, तो एम्पियर के लिए ए करते हैं, सबको ऊपर लेकर चले जाइए, है ना। तो जब इन सबको ऊपर लेकर चले जाएंगे तो क्या मिलेगा, यम एल क्यूब T⁻³ और A⁻⁻1, तो ये हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स का बीमा। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछता है ये सब चीज़ें, तो आप इसको याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और आपको ये समझ में आया हो तो अच्छी बात है, और दोस्तों के बीच अगर आप इस वीडियो को शेयर कर दें तो और अच्छी बात है। ठीक है, और अगर आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम वीडियो बनाएं। अगर नहीं आप लाइक करते हैं थोड़ा सा दुख भी होता है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।